अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, बहुत अहम टॉपिक, हमेशा मेट्रो वन न्यूज़ की ये कोशिश रही है कि वो अपने प्रोग्राम्स में ऐसे टॉपिक्स उठाए जो कि अवामी मसाइल को उजागर करें और उनके हल के लिए भी कोशिश की जाए, ताकि ऐसी तजावीज़ सामने आए ताकि इन मसाइल का हल किया जा सके। हमारा तालीमी मेयार ये एक बहुत बड़ा इस पर क्वेश्चन मार्क है और आज हम इसी पर बात करेंगे। सानवी तालीमी बोर्ड के तहत सिंध में मैट्रिक के सालाना इम्तहानात का आगाज़ हो चुका है और इस आगाज़ के साथ ही साथ मुस्तकबिल के मेमारों की जो मुश्किलात हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनके भी सामना उन्हें करना पड़ रहा है। इम्तिहानी अमल के दौरान तुलबा को जो सहूलियात देने का दावा किया गया था वो महज दावा ही रहा और कई को पेशगी इतला देने के बावजूद जो लोड शेडिंग का मामला था वो अपनी जगह रहा। चेयरमैन बोर्ड की जानिब से इंतजामी मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई गई थी। ये बताया गया था कि तुलबा को किसी भी किस्म के मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जो सूरत हाल हमने देखी वो ये थी कि तुलबा जो थे वो मसाइल का सामना कर रहे थे। ना सिर्फ मसाइल बल्कि शदीद गर्मी में वो बग़ैर बिजली के वो इम्तहानात देने पर मजबूर थे। पसीने से बेहाल, गर्मी से बेहाल छोटे छोटे तुलबा जो कि अभी आने वाले दिनों में मुल्क की बागडोर संभालेंगे या मुल्क कौमी धारे में शामिल होंगे, उनका जो मुस्तकबिल है वो इस तरह से गर्मी का सामना कर रहा था। कई जगहों पर एडमिट कार्ड का बर वक्त जो इजरा था वो नहीं हो सका, जिससे तुलबा काफ़ी परेशान थे। मौजूदा इम्तिहानी निज़ाम को वसाइल की कमी के अलावा किन चैलेंजेस का सामना है, इस पर ज़रूर बात करेंगे और साथ ही साथ जो सरकारी इम्तिहानी निज़ाम है उसकी शफाफियत और निजी इम्तिहानी निज़ाम है उसकी शफाफियत में जो मवाजना है वो भी ज़रूर किया जा सकता है। तुलबा की तख्लीकी सलाहियतें जांचने के लिए हमारे पास क्या निज़ाम है, इस पर भी ज़रूर बात करेंगे। बच्चे जो सरकारी स्कूल के थे उनको एक और मसले का सामना था। इम्तिहानी मराकज़ में जो सरकारी इम्तिहानी मराकज़ थे वहाँ पर फर्नीचर की कमी का सामना रहा और पर्चा आउट होने की रिवायत भी बरकरार रही, नकल का रुझान भी रहा। ये तमाम आज के टॉपिक्स हैं जिन पर हम बात करेंगे और लेकिन यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। अहम टॉपिक है, तालीम का मौजू है आज के प्रोग्राम का और हमें ज्वाइन कर चुकी हैं राफिया मल्लाह साहिबा, रजिस्ट्रार डायरेक्टरेट प्राइवेट स्कूल्स हैं। इनको खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम राफिया साहिबा। वालेकुम सलाम। राफिया साहिबा, सानवी तालीमी बोर्ड के तहत सिंध में मैट्रिक के सालाना इम्तहानात का आगाज़ हो चुका है और आज सुबह से ही खासा शोर है कि जिन चीज़ों के दावे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए और जो स्टूडेंट्स हैं उनको कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कैसे देखती हैं आप आज के दिन को? बेसिकली आज पहला दिन है एग्जाम का और जहां 3 लाख के करीब बच्चे हों और सेंटर्स बहुत ज्यादा हो तो थोड़ी सी ऊंच नीच देखने को मिलती है और ये कल तक तो ये चीजें सेटल हो जाएगी। असल में ये जो जवाब आप मुझसे मांग रही है, बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, तो मैं ऑनेस्टी से आपको दे रही हूँ। अदरवाइज बेस्ट जो पर्सन इसको एक्सप्लेन कर सकता है वो कंट्रोलर एग्जामिनेशन और चेयरमैन बोर्ड का जो है वो बता सकता है। लेकिन क्योंकि हम एजुकेशन का हिस्सा हैं और हम भी उनकी टीम हैं, हमारी डायरेक्टर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की 3 जो सुपर विजिलेंस की टीमें बनी हुई हैं वो 2-2 रुकनी, वो भी ग्राउंड पे है और चीजों को देख रही है और रिपोर्ट कर रही है। तो बहुत अच्छे सेंटर भी है जो बहुत पुरसुकून है, ठीक है ना, और बहुत ऐसे सेंटर भी है जहाँ पे थोड़ा सा शोर शराबा है, कंजक्शन है। लेकिन पहला दिन 3 लाख के करीब बच्चे, ट्रैफिक की जैम होना, रोड रस्तों की कंडीशन, सब चीजें आप काउंट करें तो थोड़ा बहुत होता है। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। कल से चीजें बिल्कुल सही होंगी। जी जी, इंशाल्लाह, बिल्कुल हम उम्मीद रखते हैं कि कल से चीज़ें बेहतर हो जाएं, मज़ीद अच्छा हो जाए। और आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया राफिया साहिबा के जो मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और वसाइल की कमी का भी काफ़ी आपको सामना रहता है। जी, इसमें भी कोई जो है वो दो आरा नहीं है कि वसाइल की कमी तो जहाँ सेंटर है वो अच्छे सेंटर है, वहाँ पे तमाम वसाइल हैं, स्टाफ हैं, कहीं कहीं पे हर जगह ट्रेंड टीचर्स भी नहीं है तो वो चीजें जरा सी उलट हो जाती है। लेकिन मैं अगेन ये कहूंगी कि पढ़ा लिखा
एक अच्छा सही माना में अभी चेयरमैन लगे हैं मेरिट पे और कंट्रोलर्स लगे हैं, उनसे उम्मीदें वाबस्ता हैं। और पहला इम्तिहान है, पहला दिन था, तो आज जो अभी तक मेरी जो चेयरमैन से बात हुई तो वो बहुत जो है वो सेंसिटिव है और हमसे फीडबैक ले रहे थे कि भाई आप जो विजिलेंस पे गए आपने क्या देखा, आपका क्या फीडबैक है। उससे मुझे लगा कि ये इस वक्त भी मीटिंग कर रहे हैं, अलर्ट बैठे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, तो वो संजीदा हैं कि पुरसकून तरीके से वो एग्जाम कंडक्ट करवा लें। जी, ज़हीरुद्दीन भुट्टो साहब के बारे में बात कर रही हैं? नहीं, मैं ज़हीरुद्दीन भुट्टो और साथ साथ गुलाम हुसैन सूहो जो नया चेयरमैन लगा है मैट्रिक बोर्ड का, उनके मुतालिक बात कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। जब चेयरमैन किसी इदारे के भी जो हेड्स हैं वो अगर संजीदगी से मसाइल को हल करने के लिए मैदान में उतरेंगे तो यकीनन जो मसाइल हैं वो हल होंगे ही, और ख़ास तौर पे जो हमारा तालीमी मेयार है इसको बहुत ज़्यादा बेहतरी की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। इंशाल्लाह उम्मीद तो यही लगती है कि इस बार अच्छे एग्जाम होंगे, अच्छे रिजल्ट आएंगे और तमाम बच्चों को इंसाफ मिलेगा। जिस तरीके से वो चीजों को एक एक कमेटी जो है इंस्पेक्शन की, उनसे फीडबैक लिया जा रहा है, इससे पहले इस तरीके से फीडबैक नहीं लिया जाता था। तो मैं पूरी उम्मीद हूँ कि अल्लाह करेगा कि हमारे बच्चे पुरसकून तरीके से इस मराहिल को तय कर सकेंगे। अच्छा, इम्तिहानी मराकज़ के में जो लोड शेडिंग का मामला था ये काफ़ी वहाँ पर उठा, और इसी हवाले से जो तर्जमान के इलेक्ट्रिक थे उन्होंने ये कहा कि मैट्रिक के इम्तिहानी मराकज़ की जो लिस्ट थी वो शेड्यूल के साथ बाज़ाब्ता दरख्वास्त के साथ वसूल नहीं हुई, उनको प्रॉपर बाज़ाब्ता तौर पर पेश की इतला नहीं दी गई। तो इसको भी आगे देखने की ज़रूरत है ताकि आइंदा ऐसी शिकायत ना हो। मैडम, हर साल ऐसे होता है, मैं खुद भी कंट्रोलर रही हूँ कि इम्तिहान में 15 दिन होते हैं या 1 माह तो पहले ही कंट्रोलर और चेयरमैन तमाम मुतल्लिका इदारों को खतूत अरसाल कर चुके होते हैं ताकि टाइमली चीजें हो जाए। और मैं समझती हूँ कि इस वक्त बैठ के हम एक दूसरे के लिए इस तरह की बातें करें, इनसे गुरेज करें। और अगर पता नहीं भी था तो अब तो पता चल गया ना कि एग्जाम हो रहे हैं, तो कल से बिजली को रवा कर दें। ठीक है, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया राफिया मल्ला साहिबा, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए खुसूसी अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जो सानवी तालीमी बोर्ड के तहत सिंध में मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात इस वक्त जारी हैं। आज पहला पेपर था, कंप्यूटर साइंस का पेपर था, और इसमें बच्चों को जिन मसाइल का सामना करना पड़ा, जाहिर है हमने उन स्पॉट्स पर जाके, हमारे रिपोर्टर्स वहाँ पर मौजूद थे और वो देख रहे थे और उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि कई जगहों पर बहुत बदनज़मी भी हमें नजर आई, और इसी को हम हाईलाइट करें ताकि आने वाले दिनों में ये चीज़ें ना हो। और यही बात बहुत अच्छी लगी राफिया साहिबा की कि उन्होंने इस चीज़ को कहा कि आज क्योंकि पहला दिन था, बहुत सारी चीज़ें जो स्केड्यूल से थोड़ा हटकर हुई, और लेकिन उम्मीद उन्होंने यही जाहिर की, अज़्म का इजहार किया कि आइंदा आने वाले दिनों में यानी कल से इंशाल्लाह जो सारी चीज़ें हैं वो बेहतर हो जाएंगी। हम भी यही उम्मीद रखते हैं कि चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाए ताकि जो हमारा कौम का मुस्तकबिल है, जो हमारा नौनिहाल है, वो बेचारा पहले ही घर में कई तरह के चैलेंजेस का सामना कर रहे होते हैं ख़ानदान में, और फिर वो अब ये तालीमी मैदान में उसे चैलेंजेस का सामना ना करना पड़े, और जब वो अच्छी तालीम हासिल करके कौमी धारे में शामिल होगा तो यकीनन अपना किरदार बहुत अच्छे तरीके से वो अदा कर सकेगा। अख्तर अराई साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, माहिर तालीम में हमारे साथ मौजूद हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम अख्तर अराई साहब। अख्तर अराई साहब, बड़ा अहम टॉपिक फिर से हमने उठाया, जैसे कि हमेशा मेट्रो वन उठाता है ये टॉपिक अवामी मसाइल का, और तालीमी मसाइल आपको पता ही है कि कितने ज़्यादा है। आज पहला पेपर था, बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा स्टूडेंट्स को। कैसे देखते हैं आप, कुछ हल निकल सकेगा? वो दावे पूरे होंगे जो गवर्नमेंट की जानिब से किए गए थे? देखिए, दावे पूरे बिल्कुल नहीं होने देंगे। जो वो लोग हैं, जो वो जिसको माफिया कहा जा सकता है, वो वादे पूरे कहाँ से होने देंगे? और ख़ास तौर पे उसके अंदर जो है वो पूरा सिस्टम मौजूद है। अब आप देखिए कि हमने कई बार गुजारिश की कि खुदारा सेंटर्स पहले से तय कर लीजिए, और सेंटर लास्ट मोमेंट में फिर चेंज कर रहे हैं। अब इतनी इंतजामात जो है वो गड़बड़ कर दिए गए कि रात के टाइम में भी जो है
12 बजे तक जो है इंतजाम चेंज कर दिए कि जनाब ये सेंटर वहाँ चला गया, वो सेंटर वहाँ चला गया। करप्शन होती कब है? करप्शन होती ऐसे वक्त में है जब इस तरह की अफरा तफरी का आलम पैदा किया जाए और जितने प्रिंसिपल साहिबान हैं, जितने वालिदैन हैं, परेशान हैं, सरापा एहतजाज हैं। और अब हम करें तो करें क्या? यानी जब हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि आप फॉर्म रिसीव करने की डेट जो 1 हफ्ता पहले बंद कर दीजिए, वक्त पे एडमिट कार्ड दे दीजिए, पिछले साल की रवायत जो है वो मसाइल दोबारा रिपीट मत कीजिए और सेंटर्स का ऐलान जो है वक्त पे कर दीजिए। सेंटर जो है इनकी वेबसाइट पे कुछ और हैं और कहीं चेंज करके कुछ और हैं। अब वहां पर क्या किया जाए? लास्ट मोमेंट में कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो इस तरह की जो बदअमनी है वो काफी एरियाज में हुई है जिसकी वजह से वालिदैन जो है बहुत परेशान हैं और ऐसी परेशानी होनी नहीं चाहिए। अच्छा। दूसरी तरफ इन्होंने जो है 9 के लिए एक जो है MOR जो है डिजिटल एक पेपर सिस्टम स्टार्ट करने की कोशिश की है और अच्छी बात है। उसके तारुफी प्रोग्राम इतने ज्यादा किए नहीं गए, उसकी तरबियत दी नहीं गई। तो ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि मुझे लग रहा है कि अब इस बार भी वही सूरत हाल होने वाली है जो पिछली मर्तबा हुई थी। अच्छा अख्तर साहब, आपने भी देखा, जाहिर है आप भी इस फील्ड से हैं और आपने काफ़ी नज़र रखी हुई है इन मसाइल पर और मुश्किलात पे। जो सरकारी स्कूलों में जो इम्तिहानी मराकज़ बनाए गए थे वहाँ फर्नीचर की बड़ी किल्लत थी। जी बिल्कुल, देखें फर्नीचर बोर्ड के पास भी बहुत बड़ा अमाउंट अवेलेबल होता है, हर साल प्रोक्योरमेंट की जाती है, वो पैसा जाता है तो जाता है कहाँ? बात यह है कि गवर्नमेंट भी 30, 40, 50 हजार रुपए की जो एक डेस्क खरीदते हैं वो होती कहाँ है? उसी को पेंट करके छोड़ देते हैं। तो अब हम ये इस तरह की बातें क्या करें? दूसरी तरफ KESE जाहिर है किसी की बात नहीं मानती, लोड शेडिंग भी मौजूद है। तो इसीलिए कहा कि अगर 10 दिन पहले ये तमाम चीजें फाइनल हो जाएं और लास्ट डे में भी 1 दिन पहले भी जो है एडमिट कार्ड इशू करने के लिए नए फॉर्म लिए गए और उसको लास्ट रात के टाइम में एडमिट कार्ड दिए गए, उनको पता नहीं किस सेंटर में फेंका गया। और जाहिर है कि पहले से इंस्पेक्शन होनी चाहिए। सिविल जो सोसाइटी कम्युनिटी है, कम्युनिटी के लोगों की टीमें होनी चाहिए, उन स्कूलों का विजिट करें जाके जो सेंटर्स बने, वहाँ इंतजामात का जायजा लिया जाए। अफरा तफरी के आलम में लास्ट मोमेंट में कैसे जायजा लेंगे? कौन जायजा लेगा? किसी को जाने नहीं दिया जाता, विजिलेंट टीमों को बनाया नहीं जाता, पेरेंट्स को उसमें शामिल किया नहीं जाता, सिविल सोसाइटी के लोगों को उसको शामिल किया नहीं जाता, स्कूल एसोसिएशन के मेंबरान को शामिल किया नहीं जाता। तो फिर ये खुद ही करते हैं सब कुछ और उसके बाद जनाब उसमें ही गेम कर जाते हैं जो गेम करनी होती है। अच्छा, अभी हमारी बात हो रही थी राफिया अमला साहिबा से, तो उन्होंने ये कहा कि क्योंकि आज पहला दिन था तो बड़ी सारी चीज़ें जो हैं वो कल तक सेटल डाउन हो जाएंगी। आप समझते हैं कि ऐसा होगा? देखिए, उम्मीद हमेशा ऐसी रहती है, सेटल डाउन तो आखिर हो ही जाती हैं, मगर जाहिर है कि जिस तरह से मुनज़्ज़म होनी चाहिए वो तो बिल्कुल नहीं हो पाएंगी। बाकी तो उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, मगर इसी के अंदर बहुत से मसाइल हैं। यकीन कीजिएगा कि इस वक्त क्वेश्चन पेपर प्रॉपर अवेलेबल नहीं थे, आज पहला दिन है, कहीं शॉर्टेज हो रही थी, कहीं फोटोकॉपी करा के दिया जा रहा था, कहीं लेट पहुंची चीजें, अब कहीं सेंटर का जो है ना नाम नहीं था, स्टूडेंट का नंबर नहीं था, वहां पर ये डिजिटल वेबसाइट की सर्विस अवेलेबल नहीं थी, वेबसाइट में कुछ है और वहाँ सेंटर में कुछ है। तो ये छोटे छोटे जो मसाइल होते हैं इससे बेचैनी होती है स्टूडेंट के अंदर और घबराहट में वो डिलीवर नहीं कर पाता, वो जो क्वेश्चंस की रिप्लाई करनी होती है, रिटर्न करना होता है, तालिब इल्म घबरा सा जाता है, तो उसकी घबराहट के बाद जो उसकी ड्रॉप आउट हो जाएगी, जो उसकी परसेंटेज नीचे हो जाएगी, लिख नहीं पाएगा, तो फिर बताइएगा होगा क्या? अच्छा साहब, ये जो आपने अभी कहा कि कहीं फोटो स्टेट करवा के दिया जा रहा था, ये तो बड़ा मिसमैनेजमेंट है। ये सिर्फ सिंध या कराची में ही देखने में आता है, दीगर सूबों में भी इस तरह की सिचुएशन होती है? देखिए, उसकी वजूहत है ना। देखें, जो बेसिकली क्वेश्चन पेपर्स के क्वांटिटी मिलती है, जब वहाँ आकर जो है 25-50 स्टूडेंट ज्यादा खड़े हो जाएंगे, जब लास्ट मोमेंट में सेंटर सुपीरियरेंट को पता चलेगा कि मेरे पास जो है वो 300 बच्चा आ गया इसका, उसके पास 250 पेपर्स मौजूद हैं, अब अकोमोडेट तो उन्होंने करना है ना। फिर उनके पास फैसिलिटीज वैसे भी इस पे बैंड लगा होता है कि फोटोस्टेट मशीन करीब नहीं होनी चाहिए, तो फैसिलिटेट कैसे किया जाए? मसाइल हल करने की कोशिश की तो जाती है, असल में इसीलिए कहा कि
मुनज़्ज़म अंदाज में काम नहीं किया गया ना, उनकी विचारों के क्वेश्चन पेपर कहाँ से लाए जाएं। तो ये इस तरह की चीजों की वजह से इस तरह के डॉक्टर राणा साहब, ये टेक्नोलॉजी का क्यों नहीं फायदा उठाया जाता? अब तो बड़े मतलब ये कैसी बात है कि दुनिया एआई की तरफ जा रही है, हम अभी तक फोटो स्टेट और प्रिंटर्स पे लगे हुए हैं। जी देखें, वो तो खैर अब इसका सिचुएशन नहीं है इस तरह की। मैं तो ये कहता हूँ कि क्वेश्चन पेपर जब 10 दिन पहले सेंटर फाइनलाइज हुए हैं तो क्वेश्चन पेपर डिस्पैच करने चाहिए, एक डिजिटल पूरा सिस्टम होना चाहिए। की तो जा रही है कोशिश। अच्छा। और वो एक मोबाइल सर्विस होती है, जैसे सिक्योरिटी कंपनीज की जो कैश वैन्स होती हैं डिलीवरी करती हैं, उनके पास उस बैग के अंदर सब कुछ होता है। तो इसी तरह से उनके पास डिजिटल सिस्टम होना चाहिए, कंट्रोलर वहां से कंट्रोल कर रहा हो। हर सेंटर के नंबर ऑफ स्टूडेंट जो डिजिटल ऑनलाइन हो के वहाँ पेपर बढ़ गए हैं, तो वो कैश वैन जो है, कैश वैन की तरह उस सिक्योरिटी कंपनी उन क्वेश्चंस पेपर को काउंट करके वहाँ डिलीवर बैग सील पैक कर दिए जाए और वहाँ उनकी सील खोली जाए, ताकि वो पहले से पेपर भी आउट ना हो और क्वांटिटी भी ठीक पहुंचे और वक्त पे पहुंचे। ये सिर्फ प्राइवेट सेक्टर सिक्योरिटी कंपनीज ये कर सकती हैं। इल्म एक दौलत है, इसके इस तरह से करना पड़ेगा। कम से कम इस फंक्शन को तो जो ईमानदारी से कीजिए। अच्छा अख्तर राणा साहब, एक और चीज ये मुझे बताइएगा, पेपर आउट होने की रिवायत इस दफा भी बरकरार रही। हमेशा यही होता है, कहा यही जाता है, बड़े दावे किए जाते हैं कि नकल के रुझान को हम कंट्रोल कर लेंगे और बड़े इंतजामात कर लिए हैं, सिक्योरिटी भी दे दी है और बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं, लेकिन होता उसके बरक्स है। पिछले साल का अगर हम कंपैरिजन करें तो इस दफ़ा जो इम्तिहानात का आगाज़ हुआ है इसमें कुछ बेहतरी है गुज़िश्ता साल की निस्बत, या हालात बद से बदतर की तरफ जा रहे हैं? देखिए, कुछ बेहतरी है डिजिटलाइज होने की वजह से, क्योंकि ये तो इसके लिए तो तारीफ करनी पड़ेगी कराची बोर्ड की खास तौर पे कि उन्होंने ऑनलाइन जो है पेपर जो है स्कूल से रिसीव किए हैं और पूरा सिस्टम डिजिटल किया है और एडमिट कार्ड भी जो स्कूल ने खुद प्रिंट किए हैं ऑनलाइन, और बहुत सी चीजें इम्प्रूव हुई हैं और उम्मीद भी है और इंशाल्लाह हो भी जाएगी। बस सिर्फ ये है कि कुछ सिस्टम ऐसा है कि जिसकी वजह से कुछ लोग वाकई लास्ट मोमेंट में सोए हुए उठते हैं। और जैसे लास्ट टाइम तो बिल्कुल बहुत से लोग सरापा एहतजाज थे कि हमारे फॉर्म ही गायब हो गए। कम से कम ये हुआ कि सिर्फ ऑनलाइन करने की वजह से ये मसाइल नहीं हुए, मगर इनको रोक देना चाहिए था। जब डेट लास्ट आ गई है तो एक हफ्ता पहले, ताकि वो सेंटर्स फाइनलाइज होते और सिविल सोसाइटी और टीमों को, विजिलेंट को देते, उसकी इंस्पेक्शन होनी चाहिए थी। क्या उस पर डेस्क हैं, क्या वहाँ पर पंखा है, पानी की सहूलियात हैं, और जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनके अंदर ये सेंटर ज्यादातर बनाने चाहिए थे और छोटे प्लॉट्स में, छोटी बिल्डिंग्स में नहीं बनाना चाहिए थे। दूसरी तरफ आप अगर वहां चले जाएं बोर्ड ऑफिस में, तो लास्ट डे भी हम गए, वहां यकीन कीजिएगा मछली मार्केट बनी हुई थी, कहने को अच्छा नहीं लगता। तालीमी इदारे प्रिंसिपल के कार्ड्स बोर्ड को जारी करने चाहिए। प्रिंसिपल नॉमिनेटेड होते हैं, पता होता है उनके पास, डेटाबेस होता है, उनको एक बोर्ड को कार्ड देना चाहिए, आईडी कार्ड, ताकि उनको एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। वहाँ एक पढ़े लिखे प्रोफेसर, टीचर्स, प्राइवेट सेक्टर के बड़े मुहज़्ज़ब लोग वो धिक्के खा रहे थे, उनको धिक्के मिल रहे थे, बैठने की जगह नहीं थी, पानी पीने की जगह नहीं थी और उनके मसाइल हल नहीं हो रहे थे। ये मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से, सिंध गवर्नमेंट से, मिनिस्टर एजुकेशन से, मिनिस्टर जो बोर्ड है यूनिवर्सिटी से, चेयरमैन से, सेक्रेटरी से, कि प्लीज प्रिंसिपल्स को जो है ना कार्ड दे दीजिए। कम से कम उस्ताद की इज्जत करना आप सीखें। अगर आप उस्ताद की इज्जत नहीं करेंगे, आप प्रिंसिपल की इज्जत नहीं करेंगे, प्रिंसिपल क्या कर पाएगा? उसको कार्ड इशू कीजिए ताकि उसको थोड़ा सा इज्जत हो, एहतराम हो, उनसे तहजीब से बात की जाए। वहाँ क्लर्क जो है, लोग हैं, बदतमीजी से बात कर रहे थे, उनके काम भी नहीं कर रहे थे, गलती हालांकि उनकी अपनी थी। तो इस तरह के मामला जो है उस पर नजरसानी करने की जरूरत है। ये तो हमने इससे पहले भी देखा, कई जगहों पे हम अक्सर देखते हैं हुकूमती इदारों में। आप नादरा की मिसाल ले लें, इतनी लंबी लाइन लगी होती है बड़े बड़े सेंटर्स पे, और कहने को तो वो 24/7 होते हैं, लेकिन वहाँ पर ना कोई बैठने का इंतजाम है, ना कोई साया है। लोग कड़कती धूप में, वहाँ पर सख्त गर्मी में वहाँ पे खड़े होते हैं और मजबूरन वहाँ पे हर उम्र के लोग होते हैं। इसी तरह इलेक्शन में भी ये शिकायत आई थी जब एक्सपो में जो टीचर्स थे वहाँ पे मौजूद थे और उनको बड़ा
तज़हीक आमेज रवैया उनके साथ रवा रखा गया था। आप ही शिकायत कर रहे थे काफ़ी सारी चीज़ों की, तो ये इस पे तो बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अख्तर अराई साहब, ये अपीलें तो कर करके हम लोग भी थक गए शायद। अब देखिए, हम भी अपील कर रहे हैं दोबारा से कि देखिए, हमेशा गुंजाइश रहती है बेहतरी लाने की और बेहतरी लाई जा सकती है। कुछ चीजों में बेहतरी आई है, मगर अब तो पहला पेपर था, देखते हैं कल क्या होता है। और कंफ्यूजन्स बहुत हैं। बाज तो सोशल मीडिया पे कोई ऐसी कुव्वतें हैं, वो पता नहीं फेक चीजें बना बना के भी जो है ना वो बदनाम करती हैं, बोर्ड को भी बदनाम करती हैं, तालीम को भी, स्टूडेंट्स को भी जो है ना डबल माइंडेड करती हैं। ये एक चीज मौजूद है। अच्छे चैनल्स की जो है ना स्लाइड्स बनाकर जो है उसकी एक न्यूज, फेक न्यूज लगा दी जाती है, फेक नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाते हैं। इस तरह के बहुत मामलात होते हैं। तालीम दुश्मनी तो बहुत ज्यादा है हमारे माशरे में। बहरहाल ये है कि कोशिश जारी है और डिजिटलाइज करने में मैं तो डीजी प्राइवेट स्कूल्स को भी सलूट करूंगा कि उन्होंने बड़ी कोशिश की है कि स्कूल का जो रिकॉर्ड है वो डिजिटलाइज किया जाए, ऑनलाइन हो। इसी तरह से बोर्ड ने बहुत ज्यादा एफर्ट्स किए हैं, सेक्रेटरी एजुकेशन बहुत ज्यादा इसमें है, कंट्रोलर हैं, चेयरमैन साहब हैं, तो ये करते रहे और कोशिश जारी रहनी चाहिए। और फौरन से जो है ना मामला हल करें। कम से कम प्रिंसिपल को एक कार्ड इशू करे बोर्ड, जो उनके पास रजिस्टर्ड होता है, जो फीस देता है उनको फीस बोर्ड को दी होती है, पूरी डिग्री सबमिट की जाती है उनकी, और उसकी इज्जत नहीं है प्रिंसिपल। अच्छा, आपने व्हाट्सएप ग्रुप्स की बात की, तो नाज़िम इम्तिहानात ज़हीरुद्दीन भुट्टो साहब ने व्हाट्सएप ग्रुप के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा है कि आइंदा साल इम्तिहानी पर्चे में बारकोड भी लग जाएगा और तुलबा जो है वो किसी व्हाट्सएप का ग्रुप का हिस्सा ना बने। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पर्चा आउट करने वाले जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ FIA कार्रवाई करेगी। तो ये भी अच्छे स्टेप्स हैं अगर इन पे अमल किया जाए। उनका कंट्रोलर जो भुट्टो साहब है, उनका एक्सपीरियंस है, लाड़काना में उन्होंने इस तरह के काम बहुत अच्छे किए हैं। अच्छा। और इसके बड़े फायदे, इसीलिए लाड़काना का रिजल्ट बहुत अच्छा आया था लास्ट टाइम। जी, जहाँ डिजिटल चीजें करने की बात की जाती है, जैसे बारकोड की उन्होंने बात की, ये जाहिर है कि ये वहाँ पर हो चुका है। कराची एक बहुत बड़ा शहर है, यहाँ पर 2 बोर्ड्स हैं, मैट्रिक बोर्ड सेपरेट है, इंटर बोर्ड सेपरेट है। वहाँ पर मैट्रिक और इंटर बोर्ड एक साथ है। नंबर ऑफ स्टूडेंट कराची में बहुत ज्यादा हैं, तो बहरहाल ये इंशाल्लाह ताला पॉसिबिलिटी तो है, प्लान तो बहुत अच्छे हैं, मगर कुछ कुव्वतें ऐसी मुझे महसूस होती हैं, जो कुव्वतें जो है ना इस तरह की सूरत हाल पैदा करती हैं जिसमें परेशानी बहुत ज्यादा होती है। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप का सिस्टम बहुत चलता रहा है। थोड़ा सा खुलकर बात करें, किन कुव्वतों के बारे में बात कर रहे हैं? आवाम तो वैसे ही माफियाज के शिकंजे में है। देखिए, बात पता है क्या, माफिया कहना किसी हद तक बेहतर है, किसी तक नहीं है। बात यह है कि कोई मुनज़्ज़म एक्टिविटी हो रही हो ना, तो उसको आप माफिया कह सकते हैं। वो एक्टिविटी नेगेटिव है तो फिर माफिया कह दें। अब जब आप जो नकल माफिया है, जो नकल करा रहा है, जो ये सारे काम करता है, उनका तो काम बंद हो जाएगा ना। अब आपको मैं एक न्यूज बता दूं कि रमजान अल मुबारक में एक जो बात हमें सामने आई, पता चला एक ग्रुप की तरफ से कि जनाब रमजान में पेपर ना हो, क्योंकि रमजान में वो हाजी साहब हैं, इबादत करते हैं, सब कुछ होते हैं, तो इतना ज्यादा वो हम नहीं करेंगे। हम पहले गुनाह बख्शाएंगे, उसके बाद जो है वो खुल के काम करेंगे। तो ये जब सूरत हाल हमारे मुल्क की ऐसी होती है, तो फिर बहुत रमजान में लोग जो है मुनाफा लेते हैं, अपना कारोबार करते हैं, मुसलमान का ख्याल नहीं करते हैं। इबादत जो है, रोजे का मकसद ये है कि आप रोजा रखिए, आप जो है ना सेक्रीफाई कीजिए, आप इस तरह के कामों में इन्वॉल्व ना हो। तो मैं तो खुल के बात कर चुका हूँ और करता रहता हूँ। बहरहाल अब दूसरी तरफ जो ये भी है कि जो डिमांड एंड सप्लाई का मसला है ना, वो बहुत है। यानी पेरेंट्स जो है वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे को कोई नकल कराए, हमारे बच्चे का मामला हल हो जाए। पहले सोते रहते हैं, आखिरी दिन आग खड़े हो जाते हैं। जैसे पिछले साल क्या हुआ, पेपर यानी कि एग्जामिनेशन फॉर्म जमा नहीं कराए गए और लास्ट मोमेंट में उनको फिक्र आ गई कि जी अब हमारे बच्चे का जो है ना एग्जामिनेशन फॉर्म ले लीजिए, एडमिट कार्ड इशू कर दीजिए। रात को जाके 12 बजे इशू हुए, वहां फिर बोर्ड के अंदर सेंटर बनाया गया पिछले साल, और फिर बोर्ड ने जो है अच्छे फैसले करके कम से कम उनको अकोमोडेट किया, और जाहिर है जो पेपर रह गए थे उनकी डेट्स बाद में दी। तो इसका मकसद क्या हुआ, वो जो एहतजाज करने वाले लोग थे वो पेरेंट्स थे ना, वो स्टूडेंट्स थे ना। अगर ये लोग खुद ऐसे करप्शन करवाते हैं, ये परेशान करते हैं, तो जाहिर है फिर हम किसको कहें।
हम किसी और को क्यों कहें? हम उन पेरेंट्स और स्टूडेंट को कहेंगे कि स्टूडेंट्स को ऐसा नहीं करना चाहिए, पेरेंट्स को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों इस तरह से करते हैं? क्यों चाहते हैं कि हमारे बच्चों को जो है ना आप चीटिंग करवाएं? क्यों चाहते हैं कि हमारे बच्चे के नंबर दूसरे बच्चों से अच्छे हो जाएं? तो इस तरह की जब ये चीज रहेगी फिर हम किसी और को क्या कहेंगे? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया अख्तर अराई साहब आपने। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, बिल्कुल गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। और ये एक बहुत अहम नुक्ता है कि वालिदैन क्यों चाहते हैं कि उनका बच्चा नकल करे, क्योंकि हमारे मुआशरे की इखलाकियात बिगड़ गई हैं। मजीद भी बात करेंगे लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। और अच्छी बात यह है कि प्रोफेसर मिराज सिद्दीकी साहब जो कि माहिर तालीम है, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर मिराज सिद्दीकी साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। मिराज साहब, बात बहुत अहम है और तालीम पे हम बात कर रहे हैं, मुस्तकबिल पे, मुल्क का मुस्तकबिल है ये बच्चे हमारे जो कि मुख्तलिफ मसाइल का सामना कर रहे हैं। अब इससे पहले जब अख्तर अराई साहब से बात हो रही थी तो आपने भी सुनी, उन्होंने कहा कि वालिदैन बहुत जिम्मेदार हैं इसके, वो खुद चाहते हैं कि उनका बच्चा नकल करे और चीटिंग करके आगे बढ़ जाए। हमारी अखलाकियात भी काफ़ी बिगड़ चुकी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक्चुअल में हर शख्स जो है वो दूसरे पे इल्ज़ाम लगाता है। जैसे स्कूल्स मैनेजमेंट जो है वो वालिदैन ख़राब हैं, वालिदैन कहते हैं असातिज़ा ख़राब हैं। अगर इंतज़ामिया कहती है कि जी मैट्रिक बोर्ड का निज़ाम ख़राब है, दरअसल तरजीहात का मसला है। तरजीहात ये है कि अगर आपने जो पेपर डिज़ाइन किया है क्या वो बच्चों के लिए इनोवेटिव है, क्रिएटिव है या एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। अगर वो जॉब ओरिएंटेड है, सिर्फ पास करने के लिए है, तो बच्चा वही काम कर रहा है। तो आपके पास निज़ाम तालीम के अंदर कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि आप एक ऐसा पेपर बनाएं। देखिए 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आप जो है वो थियोरिटिकल्स और रिटन बेस रखते हैं, और यही बच्चा जब जाके एमडीकेड और ईकेड करता है तो वहां पर कोई भी चीज रिटर्न की नहीं होती है बल्कि कॉन्सेप्चुअल होती है। वहां पर उसको ट्रू एंड फॉल्स करना पड़ता है, उसको चॉइस करना पड़ता है। इट्स क्वाइट डिफरेंट कि उसने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो किया और वो एमडीकेड में बिल्कुल अलग चीज करता है। इसका मतलब ये है कि हमारे 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का डिजाइन नहीं है। दूसरी बात ये हो गई कि ये जो निज़ाम तालीम की जो बात कर रहे हैं, तरजीहात देख लें कि 2025 में आप एग्जाम ले रहे हैं अप्रैल में। स्टीयरिंग कमेटी में मंथ ऑफ नवंबर में डिसाइड किया कि जो प्ले ग्रुप से लेकर के क्लास 8 तक का जो सेशन होगा वो मंथ ऑफ अप्रैल में होगा। इसका मतलब आपने 98% तुलबा व तालबात को एक महीने के लिए उनकी तालीम को नुकसान करके 2% जो 9, 10 के बच्चे हैं उनको आपने तरजीहात बेस किया। तो आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं है, आपके पास एग्जाम्स नहीं, आपके पास ये नहीं है कि मेरा बच्चा लॉस होगा। आप ये बताएं, वो बच्चा जिसने मंथ ऑफ मार्च में एग्जाम्स दे दिया है और उसका सेशन अप्रैल में है, आप 9, 10 की वजह से तमाम गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स जो हैं वो तमाम ड्यूटीज देंगे। आपके गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर आपका सेंटर है, प्राइवेट स्कूलों के अंदर आपका सेंटर है। ड्यूरिंग सेंटर 144 होता है। हाउ कैन इट्स पॉसिबल वो प्ले से ग्रुप से लेकर के क्लास 8 तक का बच्चा, इसका मतलब वो घर पर है। ऑलरेडी वो मंथ ऑफ मार्च में घर में था, अप्रैल में घर में था। तो क्या इंटेलेक्चुअल्स जो स्ट्रैटेजी डिजाइन करते हैं, तो हम ये कहेंगे कि पेरेंट्स और जी स्कूल का निज़ाम खराब है, तो निज़ाम का मतलब आपके पास कोई निज़ाम ही नहीं है। खराब होने की तो वजह तो होती है ना जब कोई निज़ाम हो। दूसरी बात ये, आपके पास कई स्ट्रैटेजी थी। आप कहते हैं हमारे हर टाउन में, हर एरिया में गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, नो वरी अबाउट इट। आप इसी प्राइवेट स्कूल को तरजीहात बुनियाद पर के एजुकेशन में बच्चे को लॉ, जिस मुल्क के अंदर 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल आउट ऑफ स्कूल है, वहां पर जो बच्चा स्कूल के अंदर है वो जून जुलाई की छुट्टी होगी, विंटर वेकेशन की छुट्टी होगी, समर वेकेशन की छुट्टी होगी और बेशुमार छुट्टियों के अलावा 1 महीने के एग्जाम की छुट्टियां मुखर वो घर पर रहेगा। तो आपने 365 दिन में 180 दिन जो तुलबा व तालबात पढ़ते हैं उसको भी महरूम कर दिया आपने। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि फीसेस सब ली जाती हैं? देखिए मैडम, फीसेस का मसला ये होता है कि अगर कोई इदारा, यकीनन अगर वो रमज़ान में ऑफ है,
तो आप क्या वो उस्ताद जो है जिस पे हम उंगली उठाते हैं कि वो घर बैठ के ले रहा है, यानी जिसने पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटीज है उसके लिए सबसे ज्यादा, ये बिल्कुल एक ऐसी बात है कि जी ये उस्ताद पढ़ा रहा नहीं है और मुझसे पैसा ले रहा है। तो ऐसा नहीं होता है कि वो अगर 8 महीने के बाद एग्जाम है और 4 महीना वो क्या जॉबलेस होकर के वो अपना घर कैसे चलाएगा। लेकिन आप ये देखें ना, जो मैनेजमेंट होती है वो कितना पैसा कमा रही होती है। आप प्राइवेट स्कूल्स पे देखें, इतनी हाई फीसेज है। फीस की बात आई है तो ऑब्वियसली इसको भी थोड़ा सा जरूर डिस्कस करेंगे। देखिए एग्जाम के दिन है, अपने टीचर्स को उतने ही सैलरीज देती है कि वो जितना वो मैंने आपसे कहा कि हमें पहले निजाम समझना होगा कि स्कूल के टीचर की जो सैलरी होती है वो इंटरनेशनली जो है वो 4 बच्चों की जो फी होती है वो उसकी सैलरी होती है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर 88% इदारे जो हैं वो 500 रुपए से लेके 3000 रुपए तक लेते हैं। 3000 रुपए लेने वाले इदारे का मतलब ये हो गया कि 12,000 रुपए टीचर की सैलरी होनी चाहिए। देखिए आप जिनको तरजीहात बुनियाद पे समझ रही हैं वो मुश्किल से 12% इदारे हैं जो 20,000 लेते हैं, 25,000 लेते हैं, 50,000 लेते हैं। लेकिन उस 30,000, 25,000, 50,000 इदारे को माइंड में रख करके हम पूरे तालीमी निज़ाम को टारगेट करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट बात है। आप देखें जिन इलाकों के अंदर आज तक यूसीस के अंदर गवर्नमेंट ने स्कूल नहीं बनाया है, वहां प्राइवेट सेक्टर ने, वेलफेयर ने, सोशल लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने अगर स्कूल अपनी जगहों पे बनाया हुआ है, अपने इलाकों में बनाया हुआ है, तो अगर ये ना होते तो हमारा लिटरेसी रेट क्या होता। आज जिस तरीके से हम कहते हैं 2.5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल है, लिटरेसी रेट हमारा कहां जाता। आज 2017 में लिटरेसी रेट हमारा जो था वो 60% था। आज 2025 में हमारा लिटरेसी रेट 57% है। हम ऑलरेडी बैक की तरफ कम जा रहे हैं। देखिए अभी एग्जाम के दौर में मैं आपको ये जो अभी लेकिन लिटरेसी रेट भी कैसे निकालते हैं? जिसको अपना नाम लिखना आता है वो आप कहते हैं कि पढ़ा लिखा है। देखिए मतलब देखें ना, हमने स्टैंडर्ड्स भी तो अपने क्या बनाए हुए हैं। क्या स्टैंडर्ड है? बच्चों को इतना भारी बस्ता, बैग और वो किताबें, पता नहीं क्या कुछ। हालांकि अगर दुनिया का सबसे बेहतरीन तालीमी निज़ाम देखें हम तो फिनलैंड का बेहतरीन तालीमी निज़ाम है। और फिनलैंड पे आप देखें एक किताब नहीं होती, जितना जो कुछ होता है उनका प्रैक्टिकल होता है, कोई जो भी होता है वर्बली होता है उनका। मतलब हमने तो अपने आप को खुद इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में अपने लिए खुद मुश्किलात पैदा कर दी। हमारा बच्चा तो बहुत ज्यादा मुश्किल में है प्रोफेसर साहब। सिर्फ हम एक चीज पे थोड़ी बात देखिए, इसमें हमें तीनों सेक्टर को वो करना पड़ेगा। अगर पेरेंट्स जो हैं वो पेरेंट्स बेसिकली बुक ओरिएंटेड भी हैं, उनको HW कॉपी में होमवर्क चाहिए, उनको CW कॉपी में होमवर्क चाहिए, और उनको ये लगता है अगर आप जो फ्रीलैंड की बात कर रही हैं वहाँ पर अगर सपोज दैट कि आप पूरे 4 घंटे ऑब्जर्व करें तो बच्चा प्ले कर रहा होता है, फन टू लर्न करता है, वहाँ पर वो इन्वायरमेंट है। बात ये स्टेम का भी यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, ट्रेनिंगों की ज़रूरत है पाकिस्तान के अंदर। अगर हम जब देखें लर्निंग एक अलग चीज़ है, ट्रेनिंग एक अलग चीज़ है, डेवलपमेंट एक अलग चीज़ है। तो आपका जो टीचर है वो एग्जैक्टली लर्न कर चुका है, मास्टर से आपके पास जो गवर्नमेंट स्कूलों में हायरिंग है उससे बेहतर आपका प्राइवेट सेक्टर्स है। मैं आपको बताऊं कि निज़ाम तालीम के लिए आपका फंडामेंटल तौर पे पहले तो आपके बच्चों को लिटरेट होने की ज़रूरत है, उसके बाद एजुकेट होंगे ना वो। तो आपका जिस मुल्क के अंदर 2.5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल है, तो आपको तो इस मुल्क के अंदर इमरजेंसी नाफिज कर देनी चाहिए कि हर शख्स जो ग्रेजुएट है, मास्टर्स है, वो अपने इलाके, मोहल्ले, खानदान के बच्चों को एटलीस्ट फंडामेंटल एजुकेशन अवेयर करे। कैसे देगा? उसको खुद इमरजेंसी इतनी कमाने की लगी होती है, वो महंगाई में इतना पिस चुका है। तो देखिए वो अपने बच्चे पढ़ा ले, बड़ी बात है। नहीं देखिए हर शख्स इस वक्त कराची की मैं बात करूं तो हर शख्स 2 जॉब कर रहा है, ठीक है। उसके पास अपना बच्चा पढ़ाने का वक्त नहीं, वो कहाँ से दूसरे बच्चों को पढ़ाएगा। बहुत अच्छी बात आपने की। अगर कुछ इस पे किया जा सके, गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा कुछ काम करने की ज़रूरत है। अख्तर अराई साहब से बात कर लेते, काफ़ी देर से अख्तर अराई साहब सुन रहे। अख्तर साहब, जो मौजूदा इम्तिहानी निज़ाम है उसको वसाइल की कमी का सामना है, मज़ीद किन चैलेंजेस का सामना है? देखिए चैलेंजेस सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो हमारी पेरेंटिंग है, हमारा कॉन्सेप्ट्स हैं। हमें इन पुराने कॉन्सेप्ट से निकलना पड़ेगा, तालीम के असल मतलब और मकसद को समझना पड़ेगा।
जब तक हम तालीम और तरबियत को हटाकर तरबियत और तालीम नहीं करेंगे, तरबियत आगाज हो जाती है जब बच्चा माँ की गोद में आता है, और जो तरबियत एनवायरनमेंट से मिलती है। और जब बच्चा स्कूल जाने वाला होता है, एक्चुअली स्कूल स्टार्ट होता है वो 6 ईयर के अंदर या 5 ईयर के अंदर, पाकिस्तान का लॉ है। प्री स्कूल जो है आजकल मेट्रोपॉलिटन सिटी में, बड़े शहरों में शुरू होता है, जो कि माँ का काम है। तरबियत होगी तो तालीम का आगाज होगा। लेकिन अख्तर साहब, यहाँ तो बच्चा दुनिया में आता है और स्कूल में रजिस्ट्रेशन करानी जरूरी हो जाती है। नहीं, देखिए, बात समझे इस तरह से अगर हम मिक्सर करके बात करेंगे ना, बात समझे, हमें अपनी सोच को बेहतर करना पड़ेगा। हम मिथ पे चलते हैं, हम रियलिटी को नहीं जानते। हमें हमारे वालिदैन को ये समझना होगा कि कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन बहुत जरूरी है। ऐसी एजुकेशन की जरूरत है जो इंडस्ट्री के साथ रिलेट करती हो, जो यानी कि जिससे कि एक सक्सेसफुल इंसान बनता हो। हम इंसान को, ह्यूमन को एज अ ह्यूमन डेवलप करना नहीं चाहते। हम तो यहाँ वो चलते हैं कि जी हम बच्चों को तो झूठ बोलना सिखा देते हैं। बच्चा करप्शन भी घर से ही सीखता है। अगर सब्जी लेने जाता है तो पेरेंट्स दे देते हैं, तो अपने लिए पैसे वहीं से डंडी मार देता है। तो बात ये है कि ये ज्यादातर 80-90% घरों में हो रहा है। फिर बच्चे पता नहीं क्या खाने लग जाते हैं। पहला वो सौंफ खाता है, फिर सौंफ सुपारी खाता है, फिर से क्या बताऊं ब्रांड नेम आ जाते हैं, बहरहाल फिर वो छालिया खाता है, फिर उसके बाद गुटखा सिक्की शुरू हो जाता है, और पता नहीं यहाँ तो वैब सरे आम है। तरबियत का एहतमाम नहीं है। तरबियत होगी तो तालीम होगी। क्यों फिनलैंड की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल इस तरह के ममालिक माशाल्लाह जहाँ पहले तरबियत होती है। क्यों जापान की बात करते हैं, तरबियत होती है। जब वहां पर झाड़ू पोछा बच्चे पेरेंट टीचर मिलके करते हैं, जापान के अंदर 7 साल तक, 8 साल तक, यानी कि 3 क्लास तक की तरबियत हो रही होती है। तो हमें तमाम लोगों को तरबियत चाहिए, पूरे पाकिस्तानी लोगों को तरबियत चाहिए। अक्सर लोगों को पता ही नहीं है पेरेंटिंग होती क्या है। बात यह है कि हम तो बहस करते रहेंगे। हमारी उस्तादा की इज्जत नहीं है, एहतराम नहीं है। उस्ताद अगर अच्छी बात करता है, प्रोफेसर साहब ने कैसी अच्छी अच्छी बातें की हैं, क्या लोग ये सुन के इस पे अमल करेंगे? क्या हमारी बातें या आपकी बातें इस पे अमल करेंगे? अमल नहीं करना वही है कि जी हमारा बच्चे को अच्छे परसेंटेज मिल जाए। लोग कंपटीशन कजन्स के साथ करने लग जाते हैं और एक दूसरे को करने लग जाते हैं कि मैं आगे निकल जाऊं, मेरा बच्चा आगे निकल जाए, बाकी सब। तो आप क्यों, हम इंटरमीडिएट पे जा रहे होते हैं, वहां पर इतनी ज्यादा पैसे लेके लोग खड़े होते हैं कि हमें मेडिकल कॉलेज और XYZ की सीट्स मिल जाए। तो बहरहाल माजरत है कि मैं ये बातें कर रहा हूँ, ये रियलिटी है। तो जाहिर है फिर इसमें मैं तो किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं पूरे माशरे को ब्लेम करता हूँ। हमने अगर इस तरह की बातें सीखी हैं हमारे पेरेंट्स ने, तो एनवायरनमेंट से सीखी हैं। तो जाहिर है कि ये हमें करनी पड़ेगी, हमें तो समझना पड़ेगा, शऊर लाना पड़ेगा, सिविलाइज सिटीजन बनना पड़ेगा, तभी जाके बेहतरी लाई जा सकती है। अख्तर साहब, हल बताएं ना इसका, कुछ कोई तजवीज दें। देखिए, हल तो मैंने गुजारिश की ना, हम कौम बन नहीं पाए, हमें एक सही बात का पता नहीं है। अगर सारा क्राउड जो है वो रॉन्ग करता है, इफ एवरीबॉडी इज डूइंग रॉन्ग, दैट डज नॉट मीन कि दैट इज राइट। अगर उल्टे सीधे चल रहे हैं, ट्रैफिक उल्टी सीधी चल रहे हैं, क्या ये ठीक है? यहाँ पर हर बंदा अपनी निकलने की कोशिश करता है। हम दूसरे के हकूक का ख्याल नहीं करते, हम सिर्फ अपने आप को देखते हैं, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई और हो। हम तो देखते हैं कहीं भी थोड़े, आप देखें बाहर निकले, आप ट्रैफिक में देखें, हजूम में देखें, क्या है, वहीं से सब रिफ्लेक्शन होती है। हमें ह्यूमन राइट्स की बात तो की जाती है। ह्यूमन राइट डज मीन्स के क्या अगला इंसान ह्यूमन नहीं है? क्या उसका ह्यूमन राइट नहीं है? क्या सिर्फ मेरा ह्यूमन राइट है? नहीं। ये अगर मेरा ह्यूमन राइट है, मेरी ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि मुझे उसका ख्याल करना है। तो ये ख्याल अब मैं इसीलिए मुतालबा किया आपसे, दोबारा रिपीट करता हूँ कि बोर्ड प्रिंसिपल्स को जो है ना एक बोर्ड कार्ड दे, उसके पास डेटा मौजूद है, उस कार्ड को देख के प्रिंसिपल जब खुद पर्सनली जाता है तो उसको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, उसको चेयर मिलनी चाहिए। मैंने धिक्के खाते हुए लोग देखे हैं, एक शरीफ आदमी, पढ़े लिखे, मास्टर्स जो प्रिंसिपल्स होते हैं, उनका हाल बुरा है। तो ये बोर्ड ना हुआ, कोई मछली मार्केट हो गई। तो मुनज़्ज़म तरीकों से काम करें, इज्जत देना सीखें तो इज्जत मिलेगी। रिस्पेक्ट दी जाती है, रिस्पेक्ट मिलती है। हम किसी को रिस्पेक्ट नहीं देते और फिर हम कहते हैं कि जी हमारा हक मारा जाता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा प्रोफेसर साहब, इस बारे में भी जरूर रोशनी डालिएगा। जो सरकारी इम्तिहानी निज़ाम है उसकी शफाफियत और जो निजी इम्तिहानी निज़ाम है उसकी शफाफियत को मवाजना है इसका आपस में?
देखें, एक्चुअली हमारे पास जो है वो 2 मिनिस्ट्रियां हैं। जनरल लोगों को पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है बोर्ड और यूनिवर्सिटी की मिनिस्ट्री अलग है, सेक्रेटरी अलग है। इसी तरीके से क्लास 1 से लेकर के आपके जो इंटर तक का जो मिनिस्टर है वो अलग है। यानी कि जो स्कूल और कॉलेजों को जो मॉनिटर करता है वो मिनिस्टर का डोमेन बोर्ड, इंटर बोर्ड और मैट्रिक में ही नहीं रहता है। जैसे सरदार शाह जो हैं वो मिनिस्टर एजुकेशन सिंध के हैं, लेकिन बोर्ड उनके पास नहीं आता ये। तो लिहाजा अगर देखें, एक शख्स लिखना सिखा रहा है और एक शख्स फिर रीडिंग सिखा रहा है, तो हम दोनों को कंपाइल नहीं कर सकते हैं, दोनों की रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से मैट्रिक बोर्ड जो है या इंटर बोर्ड जो है, वहाँ पर जो लोग हैं वो शायद मेरे ख्याल में एजुकेशन कनेक्टेड लोग नहीं हैं, या उनको वो शायद एडमिनिस्ट्रेटर तो अच्छे हैं, लेकिन एक्चुअली एक स्ट्रेटजी बनाना, एग्जाम कंडक्ट करना। अभी आप देखें, आज इनका कंप्यूटर का पेपर है और आज भी सेंटर्स बन रहे हैं। आज भी बच्चों को नहीं पता है कि हमारा मैट्रिक का पेपर कहाँ होगा। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा बोर्ड है जहाँ 3,75,000 बच्चे पेपर देंगे। आज भी हजारों नहीं लाखों की तादाद में तुलबा व तालबात ये नहीं पता वो सेंटर्स में कहाँ जाएंगे। ये ना कोई सियासी ना कोई समाजी कोई शख्स भी इसकी निशानदेही नहीं कर रहा है। वो बच्चा एकदम कराची का लावारिस है, कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई तुम एक बच्चा क्लास 8 तक पढ़ता है, पहली मर्तबा जिंदगी में वो बोर्ड का पेपर देने जाता है। उसके पास एक बहुत बड़ा विजन, एक एक्सपोजर होता है कि यार, और उसे यही ना पता हो, वो एक एंजाइटी में मौजूद हो, पहले ही टेंशन आ जाए। तो आपने नस्ल के लिए, आपने मेहमारों के लिए अगर इतना ज़्यादा क्रिएटिव पजल्स गेम्स रखेंगे एग्जाम्स के लिए, तो वो आपको शायद ये जो खराबी की बात कर रहे हैं करप्शन की, तो देखें बुनियादी तौर पर जो आप करप्शन की बात करते हैं उनसे तो ये लाख दर्जा बेहतर हैं कि जो घर में बैठ के डिग्रियां लेते हैं। उनसे तो लाख दर्जा बेहतर हैं। ये कई ऐसे इलाके हैं, ऐसे हमारे सिंध के, जहाँ पर डिग्रियां वैसे ही मिल रही हैं। फिर वो लोग यार, तो निज़ाम तालीम के लिए आपको मेरे ख्याल में सबसे पहले अपना जो निसाब दुरुस्त करना पड़ेगा। निसाब के बाद आपको एग्जामिनेशन सिस्टम को दुरुस्त करना पड़ेगा। निसाब तो खासा पुराना है, ये तो बहुत ही पुराना है। इस निज़ाम पे अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा नकल करेगा और निज़ाम ख़राब होगा, आप निज़ाम की बात जब करें आपके पास कोई पहले नॉर्म्स होंगे, कोई स्ट्रेटजी होगी। इवन मैं ज़रूर आपको इस प्रोग्राम के तहत बताना चाहूँ कि अगर हमारे इन 90% तुलबा व तालबात जो प्ले ग्रुप से लेके 8 तक हैं और उनकी तालीम मुतासिर हो रही है, गवर्नमेंट स्कूल की मुतासिर हो रही है, अगर ये ही एग्ज़ाम ये 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक रखते तो मॉर्निंग में आपके स्कूल के असातिज़ा जो हैं वो ये बच्चे अकोमोडेट हो जाते हैं, ये बच्चे तालीम हासिल कर रहे होते हैं, ये सेशन ले रहे होते हैं। लेकिन मैंने बताया, जैसे आपने कहा ना, स्कूल्स जो है वो फीस ज़्यादा लेता है, क्योंकि आपके बच्चे भी अगर 30,000 वाले स्कूल में पढ़ते हैं, या जो मिनिस्ट्री या स्टीयरिंग कमेटी है उनके बच्चे जो बैठे हुए होते हैं वो शायद ही गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, और अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो वो ये 80% प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ते, जहां पर आपके 2,000, 4,000 या 1,000 रुपए फीस होती है। वो तो पढ़ते ही है 50,000 वाले स्कूल में। तो उनके जहन में वही 2.5 लाख रुपए एडमिशन, 5 लाख रुपए डोनेशन, 50,000 रुपए मंथली। लेकिन क्या पूरे पाकिस्तान में ऐसे स्कूलों की तादाद 10 से 15% है? 85% आपके पास जो तादाद है वो, अगर आप सलम पॉपुलेशन एरिया छोड़ दें, नॉर्थ नाजाबाद, गुलशन, इन इलाकों की जो मैक्सिमम जो फी है वो 5,000 होगी, 3,000 होगी। तो क्या 5,000 रुपए में एक स्कूल बेहतर एजुकेशन दे सकता है? एक स्कूल के अंदर जो एजुकेशन की बात करते हैं, स्कूल स्किल्स प्रोवाइड करता है। लिखना पढ़ना एक स्किल्स है, उसके साथ उनको मोर देन 11 स्किल्स देना चाहिए। स्विमिंग सिखाना, मार्शल आर्ट सिखाना, उन्हें डिबेट सिखाना, उन्हें मुख्तलिफ गेम्स के अंदर रखना, उनको आर्ट सिखाना, उनको आप टेक्निकल रोबोटिक के क्लासेस लेना। तो आप ये देखें, अगर ये तमाम चीज़ों को अगर वो एक स्कूल एडजस्ट कर रहा है, बच्चों में लर्निंग दे रहा है, तो मेरे ख्याल में ये 2, 4, 5,000, 10,000 में ये स्कूल सपोर्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तुलबा की जो तख्लीकी सलाहियतें हैं वो सामने आ सकती हैं। अख्तर अराई साहब से बात कर लेते हैं, वक्त अब कुछ कम रह गया। अख्तर साहब, तुलबा की जो तख्लीकी सलाहियतें उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसको जांचने के लिए हमारे पास कोई निज़ाम है, कोई सिस्टम है?
लेकिन जांचने के लिए तो निजाम नहीं है। अभी थोड़ी सी काविश की है सिंध गवर्नमेंट ने। अच्छा। स्टेम एजुकेशन जो है वो हैंड्स ऑन लर्निंग का एक मॉडल है, पूरी दुनिया में बड़ी कामयाब है, जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ सब चीजें शामिल करके बच्चा जो है वो प्रैक्टिकल करता है थ्योरी से हट के। इस तरह के मौके देना बहुत जरूरी है। और मैं समझता हूँ कि जितनी भी कंप्यूटर डिवाइसेस हैं या जितने भी इस तरह के मटेरियल्स हैं उसकी इंपोर्ट ड्यूटीज खत्म कर दी जाएं, स्कूल्स को डायरेक्ट जो है इंपोर्ट करने की अथॉरिटीज दी जाएं ताकि कंप्यूटर लैब्स बन सकें, स्टेम लैब्स बन सकें, रोबोटिक एजुकेशन में हो, आईटी एआई का इस्तेमाल किया जा सके। अभी हमें स्किल्स देने पड़ेंगे। अगर हमारे गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो ये पॉसिबिलिटीज हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज बेहतर होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं मिलेगी तो हम जाहिर अपने बच्चों को जो है ग्लोबली वो स्किल्स नहीं दे पाएंगे। सिर्फ डिग्रीज जो है वो अभी काम की नहीं है और हमारी डिग्रीज जो है वो वैल्यू भी नहीं रखती। जब तक प्रैक्टिकली ना सीख पाए बच्चा, प्रैक्टिकली कर ना पाए, तो ये आगाज जो इब्तदाई तालीम से होना बहुत जरूरी है। हमारे स्कूलों के अंदर जो है जो प्राइवेट सेक्टर के स्कूल हैं, जैसे मेराज भाई का इन लोगों के स्कूल हैं, ये लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम स्मार्ट बोर्ड्स लगा के बैठे हैं। स्मार्ट बोर्ड्स तो बहुत ज्यादा प्रोवाइड करने चाहिए, कस्टम ड्यूटी खत्म कर दें। बहुत उम्मीद करते हैं कि कुछ बेहतरी होने जा रही है मुल्क के उन नौनिहालों के लिए जिन्होंने आगे जाके अपना किरदार अदा करना है और मुल्क की बागडोर संभालनी है। बहुत शुक्रिया अख्तर अराई साहब के आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मिराज सिद्दीकी साहब, आप तशरीफ लेके आए यहाँ पर। बहुत शुक्रिया राफिया मल्ला साहिबा कि आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, यकीनन बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है, लेकिन इसके साथ साथ जो इखलाकी बुराइयां हैं मुआशरे की और जो तरबियत और तालीम का एक जो लिंक है वो उसे सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सोचिएगा ज़रूर। इसी के साथ शुमाइला नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।